Hello student, today we are going to start the revision class for 12 and previous class में हम लोग सेंटर ऑफ मास पे बात किए थे और सेंटर ऑफ मास डिस्कस किए थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉलिजन। एक्चुअली कॉलिजन में मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि कॉलिजन दो तरह का होता है, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस किया जा रहा है। कॉलिजन क्या है पहले तो ये देख लीजिए, एक बार बता दे रहा हूं। तो जैसे मान लिया कोई बॉडी यहां से ऐसे गया v स्पीड से और इस दीवार से आके टकराया, ठीक है ना। तो दीवार से कितने देर तक ये कांटेक्ट में रहेगा? बहुत कम टाइम तक। टाइम ऑफ कांटेक्ट जो होगा इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, बहुत छोटा होगा। और इस स्मॉल इंटरवल में ये जो फोर्स इस पे लगाएगा, दिस फोर्स इज एफ and this force is F. Okay. Since time interval is very small here, very small means very small, like 10 to 0, ठीक है ना, 0.001 second, 0.005 second, then the very small interval of time in which the momentum will be changed, ठीक है ना। Therefore this force is very large, huge force, बहुत बड़ा फोर्स है ये, फॉर शॉर्ट इंटरवल के लिए लग रहा है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कॉलिजन। मतलब कॉलिजन का मतलब होता है इन कॉलिजन टू बॉडीज। यहां पर कौन कौन से बॉडीज हैं? एक तो बॉल है, एक दीवार है, वॉल इज ऑल्सो टेकन एज ए बॉडी। टू बॉडीज interact to each other by a huge force for very short interval of contact। यही हुआ था, यही रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी हुआ था कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ये जो न्यूक्लियस था इस एटम का, तो ये जो अल्फा पार्टिकल हम यहां से ऐसे भेजे थे, तो ये अल्फा पार्टिकल यहां बिना छुए हुए रिटर्न हो गया था, ठीक है। तो एक तरह से बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए, देखिए यहां कांटेक्ट नहीं है, यहां पर दिस इज विदाउट टचिंग रिटर्न इट ड्यू टू ए वेरी ह्यूज फोर्स, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलिजन। इसको भी हम लोग कॉलिजन ही कहेंगे। कॉलिजन में फिजिकल कांटेक्ट होना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर जो फोर्स लगेगा, जब अल्फा इधर आएगा तो जो फोर्स न्यूक्लियस पर लगेगा, जो फोर्स अल्फा पे लगेगा, ये फोर्स बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, Q1 Q2 by R0 square। R0 is very small, therefore force is very large. So without touching the nucleus boundary, alpha particle retracts certain path, ठीक है ना, अपने पाथ पे लौट जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलिजन। सो कॉलिजन में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सो यहां नोट करने वाली बात है कि फिजिकल कांटेक्ट is not compulsory for a collision। फिजिकल कांटेक्ट जो है वो कंपल्सरी नहीं है किसी भी कॉलिजन के लिए, ठीक है ना। ये नहीं कहा जा सकता कि हम ऐसे हाथ ले जाएं और इसको टच किए तो कॉलिजन हुआ, नहीं, बिना टच किए हुए भी कॉलिजन होगा। यदि हम ये वाल जो है मेरे हैंड को बहुत बड़ा फोर्स से रिपेल कर दे, तो बिना टच हुए ही वापस आ जाएगा मेरा हैंड, और दिस इज कॉल्ड कॉलिजन, ठीक है ना।
तो ये बेसिक आइडिया हुआ कॉलिजन का, जो हम आपसे बड़ी डिटेल में डिस्कस किए थे जब पढ़ा रहे थे। दिस इज द रिवीजन क्लासेस। तो हर पॉइंट को एक बार याद दिलाना पड़ेगा कि क्या क्या बातें हुई थी हमारी क्लास में, ठीक है ना। तो अब बेसिकली हम आते हैं मैथमेटिकल पार्ट पर कि भाई कॉलिजन से सवाल वगैरह कैसे बनाएंगे। तो कॉलिजन के सवाल बनाने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि कितने तरह के कॉलिजन होंगे। तो कॉलिजन दो तरह का होगा, एक तो इलास्टिक होगा, ठीक है ना, और दूसरा कॉलिजन जो होगा तो इन इलास्टिक होगा, ठीक है। दो तरह का कॉलिजन होगा, एक इलास्टिक होगा, एक इन इलास्टिक होगा। इन दोनों कॉलिजन में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, कॉलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड क्यों होगा, उसके लिए बात करते हैं। एक्चुअली पहले ये देख लेते हैं क्या बेसिक अंतर है। दोनों में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। यहां इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगा और यहां इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है ना। यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, यहां भी कंजर्व होगा। काइनेटिक एनर्जी यहां कंजर्व होगा इलास्टिक में, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा इन इलास्टिक कॉलिजन में, ठीक है ना, राइट। अब देखो बच्चों, यहां से मैं बताने जा रहा हूं कि भाई आखिर ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों होगा दोनों में। इसके लिए हमें थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके बात होगा। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? तो भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि किसी भी सिस्टम पर यदि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो दैट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही होता है, dp बाई dt होता है, ठीक है ना। तो जब dp बाई dt होता है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इफ एक्सटर्नल बराबर 0 देन p बराबर कांस्टेंट या कंजर्व्ड। यही है ना, यही दिस इज द कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चाहे कॉलिजन किसी भी तरह का हो, मान लिया कोई बॉल दीवार से टकराए या दो बॉल एक दूसरे से टकराए, मान लिया ये एक बॉल है जो इधर से इधर जा रहा है, ये एक दूसरा बॉल है जो इधर से इधर आ रहा है, ठीक है ना। ये दोनों बॉल जब यहाँ आके बीच में टकराएगा, मान लिया सपोज करो कि ये यहाँ पर ये A है, ये B है, ठीक है ना, ये B है, तो ये जब दोनों यहाँ पर आके टकराएंगे, ठीक है, ये जब दोनों यहाँ पर आके टकराएंगे तो इस पर जितना फोर्स F लगेगा उतना ही फोर्स इस पर F लगेगा। तो एक तरह से F नेट क्या हो गया सिस्टम पर? F नेट 0 हो गया। तो F नेट 0 हो गया, देयरफॉर P जो होगा वो क्या होगा? कंजर्व्ड होगा, ठीक है ना बच्चों। जहां भी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लगेगा वहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो यहां पर देख रहे हैं ना कि आप ये एफ एक्सटर्नल जो है वो 0 हो गया सिस्टम पर, इसलिए लीनियर मोमेंटम ए और बी दोनों सिस्टम है हमारा, ये ए है और ये बी है, ये दोनों सिस्टम है, तो इनकी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगी। करेक्ट है, सही है। तो सिंपल सा
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम ये बात कह सकते हैं कि कोलिजन चाहे किसी भी तरह का हो, भाई उसमें लीनियर मोमेंटम का कंजर्व होना बहुत जरूरी है, और वो होगा, हर हाल में होगा। ठीक है। हाँ, रही बात काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होना नहीं होना, दोनों भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोलिजन के टाइम में ये जो है बॉडी डिफॉर्म करता है, तो डिफॉर्म करके एग्जैक्टली अपने इनिशियल रूप में आएगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, और एग्जैक्टली नहीं आएगा 100% यदि अपने डिफॉर्मेशन को रिगेन नहीं करेगा वो, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, कि स्प्रिंग को दाब के छोड़िएगा तो स्प्रिंग अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगा, तो फिर वो आपकी काइनेटिक एनर्जी को लौटाएगा, रिटर्न नहीं करेगा। तो दो तरह की चांसेज बन रही है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो भी सकता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है ना। इसीलिए हमने दोनों कोलिजन को दो डिफरेंट पैरामीटर के थ्रू, दो डिफरेंट कंडीशन के थ्रू डिफाइन किया है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब आप सीख लिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बनाने आपको आना चाहिए। भाई प्रॉब्लम कैसे प्रोसीड करेंगे? सो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले इसी को इंट्रोड्यूस किए हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें सीखना चाहिए। तो इस पे देखिए कई तरह की प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लिया पहला प्रॉब्लम ये आएगा कि भाई इस तरह के प्रॉब्लम आएगा कि मान लिया कि ये सपोज ये गन है ठीक है, और ये बुलेट है। गन का मास जो है वो कैपिटल एम है और बुलेट का मास स्मॉल एम है। ठीक है। व्हेन बुलेट इज फायर्ड the velocity of bullet is v with respect to velocity of bullet is v। ठीक है ना, with respect to earth। ठीक है। find recall velocity of gun, ये पूछ रहा है आपसे। तो भाई जब व्हेन हियर द सिस्टम इज गन एंड बुलेट, सिस्टम कौन है आपका? सिस्टम जो है वो गन प्लस बुलेट है, और इनिशियली ये दोनों रेस्ट में थे। इनिशियली एट रेस्ट बिफोर फायरिंग। ठीक है ना। सो जब ये फायर हुआ तो जैसे ही बुलेट फायर हुआ, मान लिया ये जो बुलेट फायर हुआ तो बुलेट फायर होते समय ये जितना फोर्स लगाया इस पर उतना ही फोर्स ये गन पे लगाएगा। अब ठीक है। सो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, सो एफ नेट जीरो हो गया। चूंकि एफ नेट इक्वल टू जीरो, देयर फोर मोमेंटम कंजर्व, देयर फोर पी कंजर्व्ड। तो बच्चों जब पी कंजर्व्ड हो गया तो क्या इक्वेशन लिखिएगा? मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन।
प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बराबर इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज 0। सो यहां से v ऑफ गन आ गया आपका निगेटिव साइन एम वी बाई कैपिटल एम, आंसर हो गया। और निगेटिव साइन का मतलब हुआ कि जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट वेलोसिटी। निगेटिव साइन मीन्स बुलेट velocity of gun will be opposite to velocity of bullet। ठीक है ना। निगेटिव साइन का मतलब हो गया कि वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो विल बी अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सही है ना बच्चों, क्लियर, राइट। अभी इस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, उन सबको आपको प्रैक्टिस करना पड़िए। ये तो बहुत बेसिक सा सवाल हमने दिया है जिससे आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रॉब्लम बनाने के बेसिक अप्रोच को आप समझ पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम जो नीट में आता है वो देखिए कैसा कैसा प्रॉब्लम आता है। जैसे ये सवाल एक देखिए, इस तरह के सवाल नीट में आया हुआ है कि भाई ये बॉम्ब है, ठीक है, बॉम्ब is kept on a smooth horizontal surface। इसको ईस्ट कह लीजिए, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है ना, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। क्लियर है। सपोज करो कि बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड इनटू थ्री इक्वल फ्रैगमेंट। इट इज एक्सप्लोडेड इनटू 3 इक्वल पीसेज। ठीक है ना, 3 इक्वल पीस में एक्सप्लोड हुआ। ये इस तरह से एक्सप्लोड हुआ। लेट दिस इज द फर्स्ट पीस, दिस इज द सेकंड पीस, दिस इज द थर्ड पीस। ठीक है ना। एक पीस किधर गया? 1 वाला जो पीस है, ये 1 वाला पीस जो गया वो इस डायरेक्शन में गया 45 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है। 2 वाला जो गया वो इधर गया 10 मीटर पर सेकंड से। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट। फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट। आपसे तीसरे फ्रैगमेंट का वेलोसिटी पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आप यहां पर भी कह सकते हैं कि भाई बम जो एक्सप्लोड हुआ है, टूटा है, वो किस फोर्स के वजह से टूटा है? एक्सटर्नल या इंटरनल? ऐसा तो नहीं ना कि कोई बाहर से आकर के उस बम को तोड़ दिया है। ठीक है ना, बाहर से तो कोई तोड़ा नहीं है। तो इंटरनल फोर्स की वजह से बम जो है वो एक्सप्लोड हुआ है। ठीक है ना। तो इसकी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगी। ठीक है, 1 मिनट। लीनियर मोमेंटम इसकी कंजर्व होगी। ठीक है। सो लीनियर मोमेंटम जब इसकी कंजर्व होगी तो क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बम बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन, सो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ bomb is exploded due to internal forces।
ठीक है ना। सो एफ एक्सटर्नल बराबर 0, सो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए इसको शॉर्ट में हम लोग कॉलम ही लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो शुरू में क्या था बच्चों, शुरू में बम का वेलोसिटी 0 था, सो बिफोर मतलब वेलोसिटी बिफोर एक्सप्लोजन इज 0 बराबर, ठीक है। आफ्टर एक्सप्लोजन फ्रैगमेंट 1 का वेलोसिटी क्या होगा, फ्रैगमेंट 10 का होगा -10 cos 45 I कैप -10 cos 45 J कैप, यही होगा ना फ्रैगमेंट 1 का। फ्रैगमेंट 2 का क्या होगा बच्चों, फ्रैगमेंट 2 का होगा +10 I कैप, सही है ना। फ्रैगमेंट, ये फ्रैगमेंट 1 का हुआ, ये वाला फ्रैगमेंट 1 का हुआ, ये फ्रैगमेंट 2 का हुआ, प्लस V3 फ्रैगमेंट 3 का आपको निकालना है। तो फ्रैगमेंट 3 का हो गया V3 बराबर कितना हो गया बोलो, ये हो गया तुम्हारा 10/√2 मतलब 5√2 5√2 -10 I कैप प्लस 5√2 J कैप, सही है ना, क्लियर है। यहाँ पर एक तरह से ये देख लीजिए कि 5√2 जो होगा वो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव मतलब कि x कंपोनेंट वेलोसिटी का नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, तो x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, मतलब फ्रैगमेंट 3 जो है वो कुछ इस क्वाड्रेंट में जाएगा V3, ठीक है ना, इस इधर जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव होगा। देखिए 10 जो है 5√3 से बड़ा है, ठीक है। तो V3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, V3 का वैल्यू आ जाएगा √5√3 -10 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर मीटर पर सेकंड, ये आ गया। एंड यदि अल्फ़ा निकालना है, ये अल्फ़ा निकालना है तो tan अल्फ़ा को क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा बराबर y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना है भाई, 5√2 है, 5√2 बाई 10 -5√3 नेगेटिव 5√3 -10, सही है ना, क्लियर है। ठीक है, राइट, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से एक्सप्लोजन ऑफ बम पर भी आप सवाल बना लेंगे, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कई केस होते हैं, वो आपको बनाना पड़ेगा, सवाल बनाने से ही पता चलेगा। जैसे देखिए एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन आपको बताते हैं। एग्जाम में इस तरह के सवाल आएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का आएगा प्रॉब्लम, इस तरह का सवाल आएगा एग्जाम में। तो देखिए जैसे मान लिया जाए कि ये सेमी कैपिटल एम है, ये स्मूथ पर रखा हुआ है, ठीक है ना। इसकी रेडियस r है, दिस इज द सेंटर एंड रेडियस r, ठीक है। इनिशियली
the system is in rest initially M and capital M are in rest. ठीक है. Suppose at t equal to 0 a small m is projected with a speed v naught. इसको v naught से प्रोजेक्ट किया गया. ठीक है, क्लियर है. पूछ रहा है आपसे सवाल कि जब ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है. ठीक है ना. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M एंड ए स्मॉल m. फाइंड वेलोसिटी ऑफ capital M and a small m when a small m reaches at point B. सही है ना. ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये IIT का सवाल है. इस तरह के सवाल आते हैं. तो ठीक है, जब ये यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, यहाँ जब पहुँचेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी इधर vy, और चूंकि ये इधर vx से जा रहा है तो इसका भी इधर vx होगा. दो वेलोसिटी इसके पास रहेगा, एक y डायरेक्शन में, एक vx डायरेक्शन में. ठीक है. अब यहाँ पर एक बात देखिए कि किसी भी इंस्टेंट पर यदि बात करें, आप कहीं भी बात करें, मान लिया आप यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ जब m पहुँचा है तो जितना फोर्स इस पर नॉर्मल रिएक्शन ये लगाया है बड़ा वाला, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा है. तो ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा. तो एक तरह से सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा. सो यू कैन राइट हियर कि देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है. सो लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन remains conserved. ठीक है. Therefore linear momentum in horizontal direction remain conserved. तो कंजर्व हो जाएगा. तो कंजर्व हो जाएगा तो देखिए क्या होगा. इनिशियल लीनियर मोमेंटम तो m v नॉट है. तो क्या इक्वेशन लिखिएगा आप. इक्वेशन आपका हो जाएगा m v नॉट बराबर, जब b पर पहुंचा है उस समय कैपिटल M इंटू वी एक्स प्लस स्मॉल m इंटू वी एक्स. तो यहाँ से आपका वी एक्स तो इजीली निकल गया, m v नॉट बाई कैपिटल M प्लस m. ये निकल गया. एक आंसर आ गया, एक वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M, ये तो निकल गया. अब वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m निकालना है. तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m के लिए आपको vy भी चाहिए, केवल vx से तो काम चलेगा नहीं. सो vy कैसे निकालेंगे.
तो वी वाई चूंकि वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मान लो इसको वी एम मान लिया, वी एम कहिए रहे हैं तो फिर क्या मानना है, ठीक है, वी एम हो गया, क्लियर है ना। सो अब यहाँ से अप्लाई कम कर दीजिए, क्योंकि ये स्मूथ और सरफेसेज आ रहे स्मूथ, ऑल सरफेसेज आ रहे स्मूथ, ये भी ये स्मूथ है, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर दीजिए, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कम, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ है एम वी नॉट स्क्वायर, इसको रेफरेंस ले लीजिए, एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो नथिंग, बराबर जब यहाँ पर पहुँचा तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया एम जी आर, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कैपिटल एम वाला का काइनेटिक एनर्जी मिलेगा प्लस हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, मतलब वी एक्स स्क्वायर मतलब एम वी नॉट बाई एम प्लस एम का स्क्वायर, यही उसकी वेलोसिटी आई है वी एक्स स्क्वायर, प्लस हाफ एम वी एम स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से इजीली निकल जाएगा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सारे टर्म तो आपका कट ही जाएगा, ये 2 वाला टर्म कट गया ये, और यहाँ 2mgr हो गया, तो एक तरह से स्मॉल एम का भी टर्म कटेगा, स्मॉल एम का ये टर्म कट जाएगा, सो वी एम स्क्वायर बराबर वी नॉट स्क्वायर माइनस 2rg माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाई एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर, नहीं, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको हटाइए और इसको रूट के अंदर ले लीजिए, क्लियर है ना, समझ गए। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इन मैकेनिक्स। तो यहाँ से भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका यूज हम लोग कॉलिजन में करेंगे, कॉलिजन में चाहे इलास्टिक हो या इनइलास्टिक, हम मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो बच्चों अब इलास्टिक कॉलिजन इन इलास्टिक में आया जाए। कॉलिजन दो तरह का, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। तो सबसे पहले इलास्टिक कॉलिजन पढ़ेंगे हम। कॉलिजन भी दो तरह का होता है, एक तो हेड ऑन कॉलिजन होता है, या कॉलिजन इन वन डायमेंशन। हेड ऑन कॉलिजन या कॉलिजन इन वन डायमेंशन दोनों एक ही वर्ड है। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं कि जैसे मान लिया जाए कि ये कोई बॉडी इधर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, मान लिया ये बॉडी इधर जा रहा है वी स्पीड से। तो जब ये बॉडी इस तरह से जा रहा है तो इसकी लाइन ऑफ मोशन तो यही है, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन।
या रिलेटिव अप्रोच। ठीक है, क्लियर है। अब जब ये टकराएगा, जब ये यहां पर ये टकराएगा तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इसी लाइन ऑफ मोशन में लगेगा। सच टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। मतलब इस कोलिजन में क्या है कि इस कोलिजन में फोर्स जो है ड्यूरिंग द कोलिजन, फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन मतलब इसका नाम इम्पल्सिव फोर्स कहिए। फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन मतलब इम्पल्सिव फोर्स acts along line of motion. This is called head on collision। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं हेड ऑन कोलिजन, जिसमें इम्पल्सिव फोर्स जो है वो लाइन ऑफ मोशन के एलोंग लगता है। लेकिन यहीं पर आप दूसरा पढ़ेंगे ऑब्लिक कोलिजन या टू डायमेंशनल कोलिजन, तो उसमें कुछ अलग बात आ जाएगा। तो उसको यदि बताना है तो यहाँ पर देखिए, उस कोलिजन का नाम है ऑब्लिक कोलिजन या टू डायमेंशनल कोलिजन। सेम एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर करेंगे डिफरेंस, ताकि आपको समझ में आए कि जैसे ये एग्जाम्पल में ये वॉल है और ये बॉल इस तरह से जा रहा है, तो इसका लाइन ऑफ मोशन ये हुआ। दिस इज द लाइन ऑफ मोशन। ठीक है। अब जब ये यहां पर आके टकराएगा, जैसे मान लिया जब ये यहां पर पहुंचा और ये टकराया, तो इसका जो लाइन ऑफ मोशन है वो तो इधर है ना, लेकिन फोर्स किधर लगेगा इस पे? इस पर फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, नॉर्मल फोर्स, और इस पर नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा। तो ये फोर्स जो है वो लाइन ऑफ मोशन के अलोंग नहीं लग रहा है, इसलिए ये फोर्स वेलोसिटी के ये दो कंपोनेंट हैं Vx एंड Vy। तो ये जो फोर्स है वो Vx को इफेक्टेड करेगा, लेकिन Vy को रिमेन अनचेंज रह जाएगा। यहाँ पर Vx इफेक्टेड होगा बट Vy रिमेन अनचेंज्ड। तो भाई लोग, ये जो टकराने के बाद ये किधर जाएगा? तो ये इधर जाएगा, क्योंकि इसके पास Vy तो रहेगा ही और साथ साथ Vx अनचेंज हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये टू डायमेंशनल कोलिजन कहलाया। तो इन टू डायमेंशनल कोलिजन इनटू, यहां लिखेंगे हम कि इन टू डायमेंशनल कोलिजन impulsive force will not act along line of motion। तो ये दो तरह के कोलिजन हैं जो कि हम आपको बहुत डिटेल में बताए थे, और इन दोनों को ध्यान में रखना है कि भाई हेड एंड कोलिजन का मतलब क्या हुआ
और दोनों का एग्जाम्पल और फिगर से देखिए क्लियर हो रहा है कि बहुत क्लियर है कि हेड एंड कॉलिजन में क्या होगा और ऑब्लिक कॉलिजन में क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, ताकि आप कॉलिजन को जब तक पहचानेंगे नहीं तो सवाल कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ठीक है। सबसे पहले हेड ऑन कॉलिजन की बात हो रही है, तो हेड ऑन कॉलिजन के लिए हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, तो इस कॉलिजन में दो इक्वेशन लिखाएगा। जैसे मान लिया ये मास m1 है, ये u1 से जा रहा है, ये मास m2 है जो u2 से जा रहा है, ये B4 कॉलिजन। ठीक है, u1 इज ग्रेटर देन u2, तो इधर कहीं जाकर के बीच में कॉलिजन होगा और कॉलिजन में एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं कॉलिजन हुआ, ये इस पे फोर्स F लगाया, इस पे ये F लगाया, ये तब का फोटो है ड्यूरिंग कॉलिजन। ठीक है, आप कॉलिजन जब खत्म हो गया तो फाइनली ये M1 जो है वो V1 से चल दिया और M2 जो है वो V2 से चल दिया। तो ये U1, U2, V1, V2 में क्या रिलेशन होगा, यही हमारा पर्पस है। कुछ बच्चा कहता है कि सर आप ये कैसे जान गए कि ये इससे टकराया तो दोनों सेम डायरेक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि ये टकरा करके वापस लौट जाए, वो आगे जाए। इसलिए आप एक रियलिस्टिक सिचुएशन तो फिगर में नहीं दिखा सकते, एक अप्रॉक्सीमेट सिचुएशन दिखाएंगे। सिचुएशन क्या होगा, V1 की डायरेक्शन यदि बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो निगेटिव आ जाएगा कैलकुलेशन में, और यदि इधर ही रहेगा सही है हम तो V1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कैलकुलेशन में। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से हम दो इक्वेशन लिखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है चीज़ कि दो इक्वेशन हम लिखते हैं, और वो इक्वेशन लिखते हैं, पहला इक्वेशन तो ये लिखते हैं कि M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। पहला इक्वेशन ये लिखते हैं, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, चूंकि L कंजर्व, चूंकि P कंजर्व्ड है। ठीक है ना। सो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो कंजर्व्ड। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग एक फाइनल सा इक्वेशन हमारे पास आता है फ्रॉम 1 and 2। यहां से एक इक्वेशन आता है, क्या आता है इक्वेशन हमारा,
कि V2 माइनस V1 U1 माइनस U2, यही इक्वेशन आता है, ठीक है ना। इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं, और इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएंगे। यहाँ से देखिए M1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ U1 माइनस V1 हो जाएगा और इधर V2 माइनस U2 हो जाएगा। सिमिलरली वहाँ पर U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा, M1 तो कट जाएगा, हाफ हाफ भी कट जाएगा, तो यहाँ से सिमिलरली आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, U1 माइनस आपका आ जाएगा V1, M1 कॉमन लेने पर देखिए U1 माइनस V1 आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर आ जाएगा V2 माइनस U2 आ जाएगा, सही है ना। और जब ये यहाँ पर U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगा, और इधर हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर आ जाएगा। तो आप यहाँ से जब कटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा U1 प्लस V1 बराबर V2 प्लस U2। देखिए U1 माइनस U2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1 का, ये वाला, सही है ना, क्लियर है, समझ रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि E बराबर V2 माइनस V1 बाई V1 माइनस V2 बराबर 1। E का नाम क्या है, E का नाम क्या है, इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो आपके लिए एक तरह से 3 इक्वेशन आ गए, एक तो 1, 2 एंड 3। तो प्रॉब्लम बनाने के लिए हम 2 चीज़ें आपको याद रखने के लिए कहेंगे। पहला याद रखने के लिए कहेंगे इक्वेशन 1 इज इम्पॉर्टेंट, एंड सेकेंड दिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर टू सॉल्व द प्रॉब्लम यू हैव टू यूज कौन कौन सा इक्वेशन, देखिए ध्यान दीजिएगा। To solve problems we use 2 इक्वेशन। कौन सा, पहला M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है ना, पहला ये। और दूसरा कौन सा जी, दूसरा E बराबर 1। ठीक है ना, ये 2 इक्वेशन आप यूज करेंगे। यूज 2 इक्वेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इलास्टिक कोलिजन, और आपके सवाल बन जाएंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सवाल दे करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आपका इस तरह का प्रॉब्लम आएगा कि ये एक मास है 2 kg 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है।
ये जाकर के यहाँ एक मास है, फोर kg, ये रेस्ट में। आपसे पूछा रहा है भाई फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच आफ्टर कोलिजन। ये मास यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से जाके इससे टकराएगा, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दोनों निकालना है। तो मान लिया v1 एंड v2 आर द रेस्पेक्टिव वेलोसिटी ऑफ दिस टू। लेट तो पहला इक्वेशन क्या लिखे, पहला इक्वेशन फ्रॉम, चूंकि p कंजर्व्ड, so 2 into 10 बराबर 2 into v1 plus 4 into v2। दिस इज द इक्वेशन 1। क्लियर है, क्लियर है। नाउ द सेकंड इक्वेशन, यहाँ से थोड़ा सा आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाइड कर लें तो बढ़िया है। 2v2 प्लस v1, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है ना। 2v2 प्लस v1 बराबर 10। ओके, ठीक है। नाउ द सेकंड इक्वेशन इज कि v2 माइनस v1 बाई, कोलिजन इज इलास्टिक, यहाँ इलास्टिक कोलिजन है, सो v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 बराबर 1 होता है। तो v2 माइनस v1 बाई u1 क्या था, 10 था ना, माइनस u2, ये तो 0 हो गया, बराबर 1 हो गया। सो v2 माइनस v1 बराबर 10, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। सो चूंकि 1 क्या है, 1 तो है आपका 2v2 प्लस v1 बराबर 10 है। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, कटे जाएगा तो 3v2 बराबर 20 आ जाएगा। सो v2 इक्वल टू 20/3 मीटर पर सेकेंड। एक आंसर ये आ गया। एंड v1 का वैल्यू हो जाएगा कितना, यहाँ से v1 निकाल लीजिए, किसी से भी निकाल लीजिए v1 इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस 10, 20/3 माइनस 10, ठीक है ना। तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ से ले लिए हैं v2 माइनस v1 इक्वल टू v2 माइनस 10, सही है। So this is the 20 minus 30, 3 minus 10/3 मीटर पर सेकेंड आंसर, ठीक है ना। सो v1 और v2 निकल गया। निगेटिव साइन का मतलब होगा कि फाइनली ये रिट्रैक्ट हो जाएगा अपने पाथ पर, मतलब 2 kg जो है वो इधर चला जाएगा 10/3 से, और ये 4 kg जो है वो इधर चला जाएगा 20/3 से, ठीक है ना। तो ये फाइनल सिचुएशन होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से सवाल कोलिजन के बना सकते हैं। आपके 2 इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा, एक तो लीनियर मोमेंटम के लिए यूज करना पड़ेगा और एक आपको यूज करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सवाल आपके बन जाएंगे, ठीक है। यही दूसरा, यदि इनइलास्टिक कोलिजन हम ले लें, यदि हम इनइलास्टिक कोलिजन ले लें हेड ऑन,
collision in one dimension मतलब हेड ऑन पढ़ रहे हैं, तो यहां पर भी दो इक्वेशन वही होगा, सेम होगा। यहां पर ये है कि यहां पर ये पहला तो ये होगा कि m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 m2 v2, ये इक्वेशन तो पक्का होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, रही बात दूसरी इक्वेशन में, तो मैं मानता हूं कि दूसरी इक्वेशन में चूंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो हम मानते हैं कि E का जो वैल्यू आ रहा है, मतलब V2 माइनस V1 जो आया था वो नहीं होगा बराबर U1 माइनस U2 का इन दिस कोलिजन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व जब हुआ ही नहीं तो ये इक्वेशन आएगा नहीं, मतलब ये चीज़ें बराबर नहीं होगी, सीधी सी बात है। मतलब एक तरह से V2 बाय माइनस V1 बाई U1 माइनस U2 नॉट इक्वल टू 1 नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा। सो द सेकेंड इक्वेशन E बराबर V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2, इसकी वैल्यू लिखने पड़ेगी E में भी लेस देन 1 से छोटा होगा, क्योंकि E की वैल्यू 1 से 0 के बीच में होता है। तो E का जो वैल्यू होगा 1 तो होगा नहीं, 1 तो होता है फॉर इलास्टिक कोलिजन, जो कि पिछले केस में हुआ था। तो यहां पर ये, तो दिस शुड बी गिवन इन प्रॉब्लम या सम अदर पैरामीटर गिवन। तो लेकिन आपका इक्वेशन तो यही दो यूज करना पड़ेगा सवाल बनाने में, यही दो इक्वेशन के थ्रू आप सवाल बनाइएगा। ठीक है ना, तो आप जैसे देखिए कैसे सवाल बनाइएगा, बहुत क्लियर सा बात है। कैसे सवाल बनाइएगा, तो देखिए जैसे सवाल इस तरह से आप बनाएंगे कि मान लिया सपोज करो आपसे कोई कह रहा है कि भाई ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है या जो भी है बॉडी है, ये रेस्ट में रखा हुआ है, ये 5 kg का है या 4 kg का है, और ये 1 kg का है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। collision is elastic and here given here कि E बराबर 0.5 given, find final velocity of 1 kg and 4 kg। तो बच्चों यहां पर क्या है कि E चूंकि 1 नहीं हो तो कैसा कोलिजन है, चूंकि E नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब कोलिजन इज इनइलास्टिक, देयरफॉर कोलिजन इज इनइलास्टिक, कोलिजन इनइलास्टिक होगा। तो क्या लिखोगे बच्चों, दो इक्वेशन लिखना है, तो m1 u1 मतलब 1 इंटू 10 बराबर 1 इंटू v1 प्लस 4 इंटू v2, दिस इज द इक्वेशन 1। मतलब एक तरह से देखा जाए तो v1 प्लस 4v2 बराबर 10 आ रहा है, दिस इज द इक्वेशन 1। ठीक है ना, यही आ रहा है, थोड़ा ठीक से लिखे बस, और कुछ नहीं। E का वैल्यू 0.5 है, मतलब v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 तो 0 है ना, सो 0 बराबर 1/2, मतलब दिस इज द 0.5। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया 2v2 माइनस 2v1 बराबर e1, दिस इज द इक्वेशन 2। e1 कितना है बच्चों, e1 है 10
10, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो v2 माइनस v1 बराबर 5 आ गया। दिस इज द इक्वेशन। एंड एक इक्वेशन कौन था, फ्रॉम 1 क्या था बोलो तो, 1 था v1 प्लस 4v2 बराबर 10। तो यहाँ से देखो ये v1 कट गया तो 5v2 इक्वल टू 15, v2 बराबर 15। सो यहाँ से आपका आ जाएगा v2 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये आपका v2 आ गया। अब आपका v1 निकालना है तो सिंपली सी v2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो v2 का वैल्यू व्हेन यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ v2 वी विल गेट द वैल्यू ऑफ v1। कैसे, पुट एक तो आंसर ये हो गया आपका, पुट इन 1। तो 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो v1 प्लस 4v2, v2 कितना 3 है ना, तो 12 हो गया बराबर 10, ठीक है। सो v1 बराबर -2 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहला वाला जो है वो अपने रास्ते पर रिट्रैक्ट कर जाएगा, और रिट्रैक्ट करेगा तो फाइनल सिचुएशन विल कम एज सोन इन द फिगर हियर लाइक दिस, कि दिस विल बी द 2 मीटर पर सेकेंड रिट्रैक्ट्स ऑन इट्स पाथ। एंड ये कौन सा है, 1 kg है, और दूसरा 4 kg जो होगा वो v2 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में चला जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आई थिंक दैट कि you people must know the basic concept of a collision in elastic and elastic collision in head-on, ठीक है ना। इसके बाद का जो कॉलिजन है वो ऑब्लिक कॉलिजन है, और ऑब्लिक कॉलिजन में जैसा कि हम आपको बताएंगे कि भाई ये 2 डायमेंशनल कॉलिजन है और इसमें लाइन ऑफ मोशन के अलोंग फोर्स नहीं लगता है। तो उसके सवाल कैसे सॉल्व करेंगे ये मेरा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। इस क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।